वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पहले भी जेनेटिक्स के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आपने डीएनए रेप्लिकेशन को हम कर चुके हैं, डबल हेलिक्स मॉडल को कर चुके हैं, हम देख चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को कर चुके थे। अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करने वाले ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट को ही, साथ में हम देखने वाले जो एनसीईआरटी है उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपके जो 12th के बेसिस पर अगर हम बात करें, आपके 12th सीबीएसई में जो पूछा जाता है वो भी इससे पूछा जाता है। साथ में आपके एग्जाम्स जो हैं उसमें आपके एनसीईआरटी पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन आते हैं। और आपके एग्जाम्स जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स के, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है हम देख चुके थे सब कुछ। एक बार मैं आपको शॉर्ट में वापस कर देता हूँ, उसके बाद में हम एनसीईआरटी की, इससे भी हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है हमारी। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था कि जो डीएनए से आरएनए बनता है, यानी कि डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर था। डीएनए से आरएनए जो बनता है हमारा, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर? डीएनए से आरएनए का बनना हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये आरएनए जो बनता है, अभी 3 तरीके के आरएनए होते हैं, आपको पता है। एक होता है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए होता है, एक होता है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए होता है, और एक होता है आपका आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए होता है। तो 3 तरीके के आरएनए होते हैं। एक होता है आपका टीआरएनए, एक होता है आपका एमआरएनए और एक होता है आरआरएनए। तीनों के काम जो है वो भी अलग अलग है आरएनए के। जो ट्रांसफर आरएनए है उसका काम क्या है, उसका मेन काम है एज ए अडाप्टर मॉलिक्यूल, यानी कि एक तो आपको जो कोडोन्स मिलते हैं यानी कि जेनेटिक कोड जो मिलता है उसको रीड करने का काम होता है, और साथ में ही ये अमीनो एसिड्स को अडाप्टिंग करने का काम करता है। एमआरएनए जो होता है ये टेम्पलेट प्रोवाइड करने का काम करता है, जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आता है उसको। और आरआरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए, इसका मेन काम जो होता है यहाँ पर वो होता है जो अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनाने का काम जो होता है, यानी कि स्ट्रक्चर बनाने का जो काम होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाना। और साथ में ही हम ये कहें कि जो प्रोटीन है उसको इसमें जो फॉर्मेशन में जो कैटलिस्ट की तरह काम करना होता है, और राइबोसोमल आरएनए का काम होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं। इसमें हमने सारी चीज़ें बात कर ली थी किस तरीके से कि वाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो कॉपी क्यों नहीं होता है, केवल एक ही स्ट्रैंड कॉपी क्यों होता है, इसका हमने मतलब देखा था। 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने आंसर इसके देखे। तो देखिए इसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ वो भी देख ले। पहला इसका रीजन क्या है, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करने लग गए, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस, यानी कि वो अलग अलग सीक्वेंसेस से क्या करेंगे, आरएनए मॉलिक्यूल की तरह टेम्पलेट की तरह काम करने लग जाएंगे। और यानी कि एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, और अगर वो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन्स वुड बी डिफरेंट, यानी कि प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो अलग अलग होगा। और ऐसे में हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन, यानी कि हम क्या कहेंगे कि एक ही सेगमेंट जो है वो डीएनए का, कि एक ही सेगमेंट में आपके दोनों टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं, तो ऐसे में एक ही सेगमेंट जो होगा वो डीएनए का वो क्या करेगा, 2 अलग अलग प्रोटीन के लिए कोडिंग करने का काम करेगा। एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, हो जिस वजह से हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। दूसरा रीज़न क्या है, सेकेंड रीज़न क्या है, द 2 RNA molecule if produced simultaneously would be complementary to each other, और दोनों जो RNA बनेंगे, अगर हमारे 2 टेम्पलेट्स से आपके 2 RNA का बनने लगा, अगर RNA जो बनेगा वो अगर डबल हेलिक्स बनने लग गया, दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, और इसकी वजह से सही तरीके से जो आरएनए होगा, डबल हेलिक्स अगर होगा तो वो क्या नहीं बन पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा, क्योंकि वापस सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, उसको भी खोलना पड़ेगा। आरएनए भी उतनी तरीके से वो तेज़ी से इस तरीके से हेलिक्स बना लेगा तो उसको भी खोलना पड़ेगा, खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ऐसे में हमारी हम ये कहेंगे कि प्रोटीन सही से नहीं बना पाएगा, और इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये रीज़न है कि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो होते हैं वो टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते हैं, केवल एक ही स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, और दूसरा जो होता है वो कोडिंग की तरह काम करता है। समझ में आ गया है? अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर अगली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की हमने बात करी थी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हमने देखा था कि 3
होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरह काम करते हैं। एक होता है हमारा प्रमोटर रीजन, एक हमारा प्रमोटर रीजन होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर रीजन होता है। ये 3 यूनिट होती है जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक, इनको समझे अच्छे से, यहाँ पर इसके थ्रू आपको समझना है। ये आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होते हैं। तो ये वाला आपका स्ट्रक्चरल जीन दे रखा है, ये स्ट्रक्चरल जीन आपको दे रखा है, ध्यान रखना है इसके बारे में आपको। ये स्ट्रक्चरल जीन है, ओके। ये स्ट्रक्चरल जीन जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन पर आपके एक तो इधर की साइड आपका प्रमोटर पाया जाता है और उस साइड टर्मिनेटर हो पाया जाता है, ये हमने देखा था। जो प्रमोटर रीजन होता है वो आपका इनिशिएशन की तरफ पाया जाएगा, जहां से इनिशिएशन होगा, टर्मिनेटर लास्ट में पाया जाएगा, जहां पर हमारा प्रोसेस जो है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो खत्म होगा। कुछ चीज़ें ध्यान रखना है यहाँ पर। डीएनए के आपको जैसे देखा है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते हैं। एक करता है टेम्पलेट की तरह काम और दूसरा करता है कोडिंग की तरह काम। कोडिंग स्ट्रैंड का काम कोडिंग करने का नहीं होता, ये कोई भी कोडिंग नहीं करता है, ध्यान रखना। ये केवल रेफरेंस पॉइंट की तरह होता है, हमने देखा था, ये केवल रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। वहीं टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है यही आपका कोडिंग करने का काम करता है। तो टेम्पलेट जो होता है वो कोडिंग करने का काम करता है। कोडिंग को किस तरीके से हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं इसको समझ ले थोड़ा सा। जैसे आपका अगर प्रमोटर रीजन आपसे पूछा जाए कि प्रमोटर रीजन कहाँ पर पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि जिस इसको कोडिंग स्ट्रैंड को देखेंगे कि इसका 5 प्राइम एंड है, तो आप कहेंगे कि प्रमोटर रीजन पाया जाता है 5 प्राइम एंड पर, यानी कि आप कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए टर्मिनेटर कहाँ पाया जाएगा, तो आप कोडिंग स्ट्रैंड को देखेंगे और कहेंगे 3 प्राइम एंड पर आपका हमारा पाया जाता है टर्मिनेटर रीजन। तो इस तरीके से रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। ये प्रमोटर रीजन से ही आपका बाइंड कौन होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा तो वो कहाँ पर बाइंड होगा, प्रमोटर रीजन पर बाइंड होगा। और यहाँ से वो क्या करता है, यहाँ पर और फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं, सिग्मा फैक्टर्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग करने का काम करवाते हैं रिएक्शन को। हम आगे देखेंगे अब इसके अंदर, क्लियर। तो पहले इसको समझ ले अच्छे से, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, इन चीज़ों को आप अच्छे से जाने पहले, क्योंकि आपसे एग्जाम में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे एनसीईआरटी में लिखी हुई है, हर एक चीज़ वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइनें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज ए convention in defining the 2 strands of DNA in the structural gene of transcription unit. Since 2 strands have opposite polarity and DNA dependent RNA polymerase also catalyze the reaction only in one direction, that is 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी पोलैरिटी दोनों स्ट्रैंड्स की जो होती है अलग अलग होती है, और हमारा DNA डिपेंडेंट RNA polymerase एंजाइम जो होता है केवल एक ही डायरेक्शन में काम करता है, वो डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम में। द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम, वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है। वहीं दूसरा स्ट्रैंड, ध्यान रखना, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। वहीं दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है, वो हमारा उसका सीक्वेंस जो होता है उसमें क्या होता है, सेम होता है आरएनए की तरह, सेम सीक्वेंस एज आरएनए, केवल यहाँ पर थाइमिन की जगह पर आपका यूरेसिल पाया जाता है। इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रेंगली दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रिफर्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो किसी के लिए कोडिंग करने का काम नहीं करता है और उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ऑल द रेफरेंस पॉइंट, जितने भी रेफरेंस पॉइंट होते हैं जब हम डिफाइन करते हैं तो वो कोडिंग स्ट्रैंड से ही लेते हैं, ध्यान रखना है। टू एक्सप्लेन द पॉइंट हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पर हमने कुछ, यहाँ पर आपको दे रखे हैं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे आप ये देख सकते हैं। ये मान लो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, इस तरीके से आपको दे रखा है। हम आगे देखेंगे इसमें, अभी हम यहाँ पर टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर कई तरीके आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम आगे एक लेक्चर में केवल हम क्वेश्चंस को देखेंगे, जेनेटिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर आपसे टेम्पलेट स्ट्रैंड से बोला जाए कि बताइए टेम्पलेट स्ट्रैंड से किस प्रकार का आपका आरएनए बनेगा, या आपसे पूछा जाए कोडिंग स्ट्रैंड से कैसा आरएनए बनेगा, तो उसको हम वहाँ पर बात करेंगे कि कैसे बनता है, और वो सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस में करेंगे। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब आगे यहाँ पर देखें, आपको प्रमोटर और इसके बारे में चीज़ें दे रखी हैं, इसको समझ लेना है अच्छे से चीज़ों को। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, देखिए प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल चेन इन ए
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो स्ट्रक्चरल जीन को बनाने का काम करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर ही प्रमोटर और टर्मिनेटर भी पाए जाते हैं। प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, तो ये 5 प्राइम एंड पर पाया जाता है आपका प्रमोटर रीजन। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, और ये ऐसा जगह है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बंधता है, बाइंडिंग होता है। एंड इज द presence of promoter in a transcription unit that also defines the template and coding strand, इससे हमें पता चलता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड्स और कोडिंग स्ट्रैंड किस साइड है। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर, अगर टर्मिनेटर के साथ इनकी पोजीशन को बदल दिया जाता है अगर स्विच कर दिया जाता है तो ऐसे में क्या हो सकता है, द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स, तो ऐसे में वो क्या हो सकती है, उल्टी हो सकती है। अगर हमने दोनों को इधर का इधर कर दिया तो ऐसे में हमारा क्या हो सकता है, इनकी जो डेफिनेशन है, हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको कोडिंग स्ट्रैंड बनाया जा सकता है और कोडिंग स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाया जा सकता है। ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, 3 प्राइम एंड पर पाया जाता है। वहीं पर आपको जो पाया जाता है वो 5 प्राइम एंड पर पाया जाता है, ध्यान रखना है। क्लियर। एंड यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का एंड माना जाता है। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी रिप्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम to the promoter. Some of the properties of this sequences shall be discussed while dealing with the regulation of gene expression, तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ओके, आगे समझ में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, इसको 1-2 बार जरूर पढ़ें आप सारे, क्योंकि एनसीईआरटी में हर बार नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आपको पता है कि जीन जो है वो इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि इसकी वजह से हम ये कहते हैं, हमें पता है क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स को व्हीकल कहते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का, वहीं पर जीन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं हेरिडिटी की या इनहेरिटेंस की। तो देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, आपको क्या इसमें कोई संदेह है, एम्बिग्यूटी है कि डीएनए के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन एन जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, पर फिर भी ये डिफिकल्ट है कि डीएनए के सीक्वेंस में इसको कैसे डिफाइन किया जाए। समझना एक एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन जीन, कोई भी डीएनए का सीक्वेंस जो टीआरएनए या आरएनए के लिए क्या करता है, कोडिंग का काम करता है, उसको भी हम जीन ही कहते हैं। हाउएवर बाय डिफाइनिंग ए सिस्टोन एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्टोनिक। अगर हम क्या करें, अगर कोई भी कोडिंग वाला पार्ट है डीएनए का उसको हम सिस्टोन कह दें तो इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, जीन को डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आपको दे रखा है। अच्छे से समझना इस वाले पार्ट को, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक बार देखा है इसको, पर वापस एक बार और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी जरूर देखें आप। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, क्या लिखा हुआ है कि मोनोसिस्टोनिक जीन्स क्या होते हैं, मोनोसिस्टोनिक यानी कि मोस्टली इन यूकैरियोट मोनोसिस्टोनिक जीन पाए जाते हैं यूकैरियोट के अंदर, जबकि पॉलीसिस्टोनिक जीन्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के अंदर। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि मोनोसिस्टोनिक जीन्स का मतलब है एक तरीके के प्रोटीन्स के लिए कोडिंग करना, एक जीन जो होता है एक प्रकार के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, वहीं पर पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है कि एक प्रकार के जीन से कई तरीके के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ये प्रोकैरियोट के। तो मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट के अंदर और बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के अंदर पॉलीसिस्टोनिक जीन्स होते हैं। इन यूकैरियोट द मोनोसिस्टोन स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस का मतलब क्या है, यहाँ पर ये वाला पार्ट है, यहाँ पे पार्ट, यहाँ पर पार्ट, यहाँ पर पार्ट, इस तरीके से सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पर मान लो इस जगह पर दूसरा पाया जाता है इंटरप्टेड, यानी कि अलग अलग सीक्वेंस होता है इसमें, यानी कि ये वाला पार्ट जो है हमारा ये क्या है, एक्सोन है, जबकि ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, इंट्रॉन है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इंटरप्टेड सीक्वेंसेस होता है, इसका मतलब क्या, स्प्लिट अरेंजमेंट होता है, यानी कि इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। द जीन्स इन यूकैरियोट आर स्प्लिट जीन, जीन्स कैसे होते हैं, स्प्लिट जीन होते हैं, ध्यान रखना है। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस आर डिफाइंड एज एक्सोन, जो कोडिंग सीक्वेंस है या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, ध्यान रख लेना अच्छे से। कोडिंग सीक्वेंस को हम एक्सोन्स कहते हैं, जबकि एक्सोन आर सेड टू बी दोज सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन द मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए। जब हम अभी देखेंगे आरएनए का प्रोसेसिंग होती है, यानी कि एमआरएनए की हम मेनली बात कर रहे हैं। एमआरएनए जो होता है वो टेम्पलेट के लिए उसकी प्रोसेसिंग पहले होती है, वो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए से बनता है, यानी कि एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, तो उससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो
mRNA जो होता है हमारा मैच्योर आरएनए हम कहते हैं उसको, तो उससे पहले उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसमें आपके इंट्रॉन भी पाए जाते हैं और एक्सोन भी पाए जाते हैं। जब वो मैच्योर होता है तो उसमें इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है, केवल एक्सोन ही पाए जाते हैं। तो मैच्योर आरएनए के अंदर केवल आपको एक्सप्रेस्ड पार्ट मिलेगा, यानी कि केवल आपको मिलते हैं एक्सोन वाला पार्ट, ध्यान रखना है। तो एक्सोन्स आर इंटरप्टेड, अब ध्यान रखना है यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सोन आर सेड टू बी दो सीक्वेंसेस अपीयर इन मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए के अंदर मिलते हैं। एक्सोन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन, इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। तो मैच्योर आरएनए या प्रोसेस्ड आरएनए के अंदर जिसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है उसके अंदर आपको क्या नहीं मिलेंगे, यहां पर इंट्रॉन नहीं मिलते हैं। अच्छे से याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आपको परेशान करती हैं और यहां से अच्छे से समझ ले इसको। इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। ध्यान है, द स्प्लिट जीन, अब याद रखना इसके बारे में, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। और ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है इसकी वजह से क्या हो जाती है, हम जो जीन की डेफिनेशन दे रहे थे, हम कह रहे थे कि जीन की डेफिनेशन हम सिस्टोन के बेसिस पर दे सकते हैं, वो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि जो सिस्टोन है वो भी मोनोसिस्टोनिक होते हैं और मोनोसिस्टोनिक जीन्स कैसे होते हैं, स्प्लिट जीन होते हैं, यानी कि वहां पर भी ऐसा पार्ट है जो एक्सप्रेस करता है और नहीं एक्सप्रेस करता है। तो इस वजह से इससे थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन इसको डिफाइन करने में हो जाती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला देखिए क्या लिखा हो रहा है, inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequences of a structural gene। तो प्रोमोटर रीजन जो होता है और रेगुलेटर रीजन है उससे भी इसका क्या होता है, इनहेरिटेंस के कैरेक्टर अफेक्ट होते हैं। हेंस समटाइम्स द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स। इस वजह से जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, रेगुलेटरी का मतलब है जो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। हम आगे देखेंगे एक लेक ओपेरॉन मॉडल को हम देखेंगे। लेक ओपेरॉन मॉडल के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जीन्स का जो एक्सप्रेशन हो वो रेगुलेट होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी जगह है, हमारे सेल के अंदर ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर प्रोटीन के रेगुलेशन, हम ये कहेंगे कि प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो उसको हम देखेंगे, हम ये देखेंगे प्रोकैरियोट के अंदर वो कौन से पार्ट है जहां पर जीन के रेगुलेशन किया जा सकता है, यानी कि कहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर यूकैरियोट में कहां किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं रेगुलेशन। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना है। हेंस समटाइम्स द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स, और इस वजह से हम इनको ही क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन्स कहते हैं। इवन तो दिस सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। हालांकि रेगुलेटरी पार्ट जो होता है, रेगुलेटरी जीन जो होते हैं, ये किसी के लिए कोई कोडिंग करने का काम नहीं करते हैं, केवल रेगुलेशन का काम करवाते हैं। ये चीज़ें हम आगे सीखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट के अंदर पूरा देखा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, यानी कि हमने देखा कोडिंग सीक्वेंस क्या होती है, कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर रीजन क्या होता है, ये हमने चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं। और हमने साथ ही देखा है कि कैसे डीएनए से, एक डीएनए की हम बात करेंगे कि दो डीएनए का जो स्ट्रैंड है उनमें से एक कोडिंग की तरह काम करता है और एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। क्यों दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से दोनों डीएनए आरएनए के स्ट्रैंड नहीं बनते, केवल डीएनए का एक ही स्ट्रैंड से आपका आरएनए बनता है, ये चीजें हमने यहाँ पर सीखी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अभी बात करेंगे कि किस तरीके से जो प्रॉपर आपका डीएनए से आरएनए बनता है, प्रोकैरियोट के अंदर कैसे बनता है और यूकैरियोट के अंदर कैसे बनता है, जो आरएनए बनता है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, किस तरीके से इमैच्योर आरएनए से वो मैच्योर आरएनए बनता है, इन सभी चीजों की हम बात करेंगे।